हेलो मेरे प्यारे साथियों। जितने भी स्टूडेंट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। और उसके साथ साथ जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी, जितने भी स्टूडेंट, उस सब के लिए भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश का प्रवर्तन को पढ़ाया था और उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर यानी कि प्रकाश का अपवर्तन लेकर आया हूं, जिससे किसी भी एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जिस जोश और जुनून के साथ आप सभी ने अभी तक तैयारी की है, उसको एग्जाम तक कंटिन्यू रखिएगा। और आपके लिए 2 लाइन बोलने जा रहा हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इसी के साथ पहला पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है उसको देखेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसके पथ में यानी कि दिशा में, पथ में परिवर्तन होता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया, कहते हैं किसको है, सामने हो गया आपके। तो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण देखेंगे कि किसी अगर ग्लास में या बाल्टी में पानी रखा हुआ, उसमें सिक्का रख दे तो उसके तली में तो रखा हुआ रहेगा, लेकिन तली से क्या हुआ, हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए, एक बना कि अगर किसी बाल्टी में पानी रख दिया जाए, उसमें किसी सिक्का को रख दिया जाए, तो अपने वास्तविक स्थिति यानी कि तली से उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो गया। या किसी बाल्टी में पानी रखा हुआ, उसमें किसी डंडा को रखते हैं तो उसके सतह से क्या हुआ, मुड़ा गया यानी कि तिरछा प्रतीत होता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये भी होता है। तो देखते हैं कुछ और पॉइंट, यानी कि प्रकाश की जो चाल होता है ना, प्रकाश की चाल जो होता है, की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है, अलग 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 होती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। अब देखेंगे कि प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होता है। तो निर्वात कहे, निर्वात या शून्य कहे, या देखे लिखते हैं, या शून्य कहे, या हवा कहे, या मुक्त कहे, मुक्त में प्रकाश की चाल कितना होगा? इसमें होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वैसा ही देखिए हवा, सॉरी पानी, पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा? पानी में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखेंगे कांच में, कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा? इसमें होता है 2 लाख किलोमीटर
प्रति सेकंड होता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। देखें कि अगला पॉइंट माध्यम है। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम, और दूसरा क्या होगा? विरल माध्यम। एक नंबर इसको देते हैं, 2 नंबर ये है विरल माध्यम। ठीक है। अगला है प्रकाशीय घनत्व, यानी कि प्रकाशीय घनत्व कहते किसको है? जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व क्या होता है? जितना जितना अधिक होगा, अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। और रह गई बात सघन और विरल की, तो एक दूसरे के सापेक्ष देखते हैं कि सघन कौन होगा, विरल कौन होगा। ठीक है। जैसे एक फिगर के माध्यम से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन 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 इसका व्याख्या करते हैं, कुछ व्याख्या। तो देखिए कुछ यहां लेते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। इसमें ले लेते हैं हम कांच को ले लेते हैं। ठीक है। और एक लेते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। इसमें हम हवा ले लेते हैं। ठीक है, हवा। और ये हो गया आपका अभिलंब, हो गया अभिलंब। ठीक। जब प्रकाश की किरण इधर से, यानी कि इधर से आ रही है, यहां से आ रही है, तो किधर से आ रहा है? सघन से, और जाना किसमें? विरल में। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है ना, तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा, न कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब से यानी कि निकालना चाहिए इसको सीधे, इसको सीधे निकलना चाहिए, लेकिन सीधे निकलेगा नहीं, क्या होगा? अभिलंब से दूर भाग जाएगा, यानी कि अभिलंब से दूर भागेगा। ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागती है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाता है ना, तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अगर माध्यम सेम हो, यानी कि हवा से हवा में या कांच से कांच में, तो सीधे निकल जाती है, यानी कि बिना किसी अपने पथ परिवर्तन से। तो आप लोग इसको भी नोट कीजिए। आगे कुछ और ऑब्जेक्टिव लिखवाते हैं। ऑब्जेक्टिव है क्या कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होगा? सघन से विरल में जाना है, तो क्या होगा? तो वह अभिलंब अभिलंब से दूर भागती है, दूर भागती है या दूर हटती भी है। ठीक है। अगला एक और ऑब्जेक्टिव है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होगा? तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ जाएगी। सघन और विरल को हम अपनी भाषा में समझे
तो क्या होगा, सघन मतलब घन घन है, घन से आपको फैली में दौड़ना है। यानी कि विजन को अगर फैली मान ले, खुला मान ले, तो क्या होगा, आपको घन से भागना कहाँ है, खुला में भागना है। तो खुला में जाइएगा तो दूर भागेगा ना, दूर भागने का मतलब क्या होगा, ज्यादा दूर जाइएगा। तो यही बात है, सघन से विजन में जाने पर क्या होगा, प्रकाश दूर भागता है, किससे, अविलंब से दूर भाग जाता है। और दूसरा देखेंगे विरल, यानी कि यहाँ पे पूरा फैली है, दूर दूर लोग खड़ा है, यहाँ से दौड़ के आपको घन में जाना है, तो वहां जाते जाते क्या होगा, आप धीरे हो जाइएगा, और धीरे होने का अर्थ क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह के लंबवत पड़ती है, तो क्या होगा, पड़ती है तो वह लंबवत ही अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अगर इसको कहें कि बिना पथ परिवर्तन के, यानी कि वो सीधे, यानी कि किसी सतह पर लंबवत पड़ने पर क्या होगा, उसकी दिशा में कोई चेंज नहीं होगा, सीधे बाहर निकल जाएगी, यानी कि सीधे निकल जाएगी बिना पथ परिवर्तन के। तो आप लोग इसको भी नोट कीजिए। तो अगला पॉइंट क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहते किसको है, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या है कि शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए कुछ और देखते हैं। ऐसे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश। जैसे अगर हम किसका निकालते हैं, अगर कांच का निकालते हैं, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निकाले तो क्या लिखेंगे, कांच शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर, यानी कि 3 लाख, अगर थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल बटा क्या होगा, माध्यम क्या है, कांच है, तो नीचे लिखेंगे कांच का, यानी कि प्रकाश में कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है। हम देखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल होता कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और कांच में कितना होता है, कांच का होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से भी कट रहा है, यानी कि 3/2। अगर इसको लिखे तो 1.5, तो इसको लिख सकते हैं कि कांच में
प्रकाश की चाल शून्य में यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल का यानी कि 1/1.5 गुनी है। ठीक है, अब कुछ और का अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रख के नोट कीजिए, लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। इधर हो गया पदार्थ, उधर हो गया अपवर्तनांक। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। एल्कोहल का होता है 1.36 होता है। टार्पिन का होता है 1.47 होता है। बर्फ का होता है 1.31 होता है। नीलम का 1.77, सेंधा नमक का 1.54 होता है। हीरा का कितना होता है? 2.42, यानी कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है किसी का तो हीरा का होता है। और बेंजीन का कितना होता है? 1.50। आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके बारे में देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। कौन कौन? तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन? एक में होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों क्या होता है? तीनों एक ही सतह में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं, या सतह लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण यानी कि रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसी को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। किसको? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है। अर्थात कहते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, एक नियतांक। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में यानी कि हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है उसको देखेंगे। एक में पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, यानी कि अगर बाल्टी में पानी है उसमें किसी डंडे को डालेंगे ना तो लगेगा कि मुड़ा हुआ है, जो कि वास्तविक रूप से मुड़ा हुआ नहीं होता, प्रतीत होता है। क्यों? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना,
यानी कि मान लेते बड़ा सा बाल्टी है, देखिए उसमें पानी भरा हुआ है ना, अगर पानी में झांकेंगे तो लगे कि पानी की सतह क्या है, नहीं उतना यानी कि गहराई में नहीं है, ऊपर ही है। तो भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या, प्रिज्म। प्रिज्म में पहले कितने सतह से मिलकर बना होता है, 5 सतह होता है, ठीक है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक, याद रखिएगा पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म। पहले प्रिज्म बनाते कैसे देखिएगा। यही प्रिज्म हो गया, ठीक ना। ये क्या हुआ, प्रिज्म, इसको कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, डायरेक्ट यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रिज्म में या प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। अब बताइए प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5। कौन कौन, एक तो त्रिभुजाकार होता है, देखिए एक ऊपर त्रिभुज है, एक नीचे त्रिभुज है ना। तो त्रिभुजाकार दिखता है, एक तो सतह नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, 2 हो गया, और एक सामने फ्रंट में, एक इधर एक बैक में होते हैं, यानी कि 3 सतह इधर, एक ऊपर 4, एक नीचे 5 सतह। यानी कि प्रिज्म में टोटल कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। और प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इसको भी आप लोग नोट। तो अगला पॉइंट क्या है, लेंस। लेंस किसे कहते हैं, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। और तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस यानी कि गोलीय लेंस का है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन, एक में तो हो गया उत्तल लेंस, और 2 में हो गया अवतल लेंस। तो एक में जो है उत्तल लेंस किससे कहते हैं, उत्तल, पहले फिगर बनाते हैं उसके बाद उसका डिफिनेशन लिखाते हैं। उत्तल लेंस, और ठीक, इसको पहले देखिए, उत्तल लेंस किससे कहेंगे, आप खुद ही इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। जिसका दोनों किनारा पतला हो और बीच का क्या हो, मोटा हो या चौड़ा हो, वह लेंस जिसका दोनों किनारा पतला तथा बीच का भाग मोटा कहे या चौड़ा कहे, चौड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस यही क्या है, उत्तल लेंस है। अब देखिए कि दोनों किनारा क्या है, पतला है, और बीच का भाग क्या है, मोटा है, इसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। यानी कि वह लेंस जिसका दोनों किनारा पतला तथा बीच का भाग चौड़ा हो या मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अगला है अवतल लेंस, अवतल लेंस, इसका भी फिगर देखिए। इसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस, ठीक है। यानी कि वह लेंस जिसका दोनों किनारा
क्या हो, चौड़ा हो, दोनों किनारे क्या है, चौड़ा है, चौड़ा हो तथा बीच का भाग पतला हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, कि अवतल लेंस का दोनों किनारे क्या होता है, चौड़ा होता है, और बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किससे कहते हैं, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा कहा जाता है। ठीक है, अब अभिसारी लेंस क्या होता है, लग रहा है ना कि अभिसारी प्रकाश आकर कहीं मिलेगा, यानी कि दूर से प्रकाश आकर एक जगह मिलेगा, उससे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। यानी कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, वैसे अपसारी लेंस यानी कि अवतल, अवतल लेंस को क्या कहता है, अपसारी लेंस कहता है। लेंस में दो फोकस होते हैं, एक तो होता है प्रथम मुख्य फोकस और एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। देखेंगे लेंस के प्रकाश केंद्र ओ से प्रथम मुख्य फोकस F1 की दूरी, देखिएगा F1 की दूरी को लेंस की प्रथम यानी कि प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है, यानी कि F1 को क्या कहता है, प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। वैसा ही द्वितीयक, द्वितीय द्वितीय मुख्य फोकस, देखिए मुख्य फोकस, बस इसी में थोड़ा ऐड कर लेना, जोड़ लेना है। लेंस के प्रकाश केंद्र ओ से प्रथम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अब द्वितीय लिखेंगे, कि द्वितीय मुख्य फोकस F2, यहाँ पे खाली सुधार देंगे, F2 की दूरी को क्या कहते हैं, लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से द्वितीय, और देखेंगे यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी लिखना ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अगला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से क्या होता है, निकलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, बिंदु स्रोत का क्या कहता है, प्रतिबिंब
कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अब देखेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक में तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक यानी कि रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और दो में होता क्या है? आभासी, या इसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी कि बनता कैसे है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बारे में देखेंगे। तो एक नंबर नोट करेंगे क्या? वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। ठीक, लिखेंगे किसी बिंदु, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ पे क्या लग रहा है? वास्तव, वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु स्रोत का, उस बिंदु स्रोत का क्या कहता है? का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है कि यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहता है? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहता है। अब एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहता है? पर्दे पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, या किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा ना, ये उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, यानी कि उल्टा होता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर से लिखाते हैं आप, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किससे कहते हैं? तो लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होता है उसे
उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आभासी प्रतिबिंब को क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, जबकि आभासी या काल्पनिक एक ही हुआ। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन रहा था, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा था। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से अंतर यही बनता है, एक तो हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से वास्तव में निकलती है ना, उसे क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होता है। यहाँ मेन चीज क्या है, प्रतीत होना, यानी कि प्रतीत होना। प्रतीत का मतलब होता है कल्पना किया जा रहा है, तो क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो इसको नोट कीजिए। अब अगला पॉइंट इंपोर्टेंट यहां से बनेगा कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखे कि उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसको निर्धारित करते। आप लोग इसको नोट कीजिए क्योंकि उसको फ्रेश पेज पे बनाना होगा, इसलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। देखेंगे कि उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु को कहां रखेंगे, लेंस के सामने वस्तु को कहां रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या है कि लेंस तथा फोकस के बीच स्थित क्या हो, वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इस फिगर के माध्यम से पहले समझिए कि एक उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है। वस्तु कहां पे बनती है, लेंस तथा फोकस के बीच। लेंस क्या है, ये वाला लेंस है, और फोकस के बीच, यानी कि फोकस और लेंस के बीच कोई वस्तु स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब देखिए कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा, देखिए अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो अनंत पे बनेगा तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा ही बनेगा ना। और देखिए जिधर वस्तु है उधर ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो क्या बनता है, आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु था उससे बड़ा ही प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा और सीधा। ये जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, यानी कि जिधर वस्तु है, लेंस से जिधर वस्तु है उधर ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो एक कंडीशन चारों इंपोर्टेंट था। दो में क्या है कि फोकस पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। फोकस पे अगर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब है। क्यों, क्योंकि जिधर वस्तु है ना उसके अपोजिट साइड क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, यानी कि अगर सीधा वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ठीक है, ये बता दें कि अगर सीधा प्रतिबिंब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि फोकस पे कोई स्थित वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पे बनता है। ऑब्वियसली अनंत पे बनेगा तो वस्तु से बड़ा ही बनेगा ना। तो क्या होगा, चारों कंडीशन यहाँ भी है, चारों को आप लोग नोट कीजिए। और फिर से तीसरा कंडीशन दिखाते हैं। तो अगला पॉइंट है, जब वस्तु
F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 और 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पे बनेगा, यानी कि उसका प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा। ठीक है, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, सॉरी 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अगर वस्तु इधर है और उस साइड प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब तो बनेगा ही, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि कहाँ बन रहा है? 2F2 और अनंत के बीच, यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला 4 नंबर का पॉइंट है कि वस्तु जब 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F1, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उल्टा होगा ही, क्योंकि अगर ऊपर की साइड क्या है? वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे की साइड बनेगा, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु के बराबर, यानी कि जितना बड़ा वस्तु का साइज होगा ना, उतना बड़ा उसके प्रतिबिंब का भी साइज होगा। तो आप लोग इसको भी नोट कीजिए। इसमें 2 पॉइंट और है, इसको नोट कराते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या है कि जब वस्तु को 2F1 तथा अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि किसके बीच? 2F1 और अनंत के बीच, 2F1 और अनंत के बीच रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच बनेगा। F2 और 2F2 के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, रियल इमेज बन रहा है यहाँ पे। और क्या होगा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु अगर ऊपर की ओर है तो उसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है? नीचे की ओर बन रहा है। आगे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा ना, उससे छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो चारों पॉइंट कंप्लीट हुआ। और जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु कहाँ पे? अनंत पे, यानी कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें कहाँ जाके मिलेगा? देखिए यहाँ पे है। ठीक है, प्रतिबिंब लेंस के फोकस पे बनता है। देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस के फोकस, यानी कि F2 पे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अगर वस्तु ऊपर से आ रहा है, यानी कि ऊपर की ओर है, तो उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है? नीचे, तो उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, वस्तु क्या बनेगा? जितना बड़ा वस्तु रहेगा ना, उससे छोटा ही प्रतिबिंब, क्योंकि अनंत से आ रहा है ना, तो अनंत से आने के बाद कहीं किसी बिंदु पे मिलेगा, जिस बिंदु पे मिलेगा तो छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा ना, तो क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनता है। तो ये भी चारों पॉइंट कंप्लीट हुआ। और वो कुछ और पॉइंट्स इसमें बाकी रह गए हैं, उसको नोट कराते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। तो यहाँ देखेंगे कि उत्तल लेंस क्या करता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। सीधा तथा उल्टा, ये भी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। बड़ा बनाएगा या बहुत बड़ा बनाएगा, या छोटा या बहुत छोटा भी बनाता है। यानी कि उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी या वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। सीधा या उल्टा भी बना सकता है, बड़ा या बहुत बड़ा बना सकता है, छोटा या बहुत छोटा, यानी कि सभी प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। कौन? उत्तल लेंस। और देखेंगे अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस किसी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? केवल आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा तथा छोटा या बहुत छोटा बना सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। यानी कि अवतल लेंस किसी वस्तु का आभासी, सीधा, छोटा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। अब देखेंगे अवतल लेंस में जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? लेंस तथा अनंत के बीच, लेंस तथा अनंत के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब लेंस तथा F2 के बीच, लेंस तथा F2 के बीच प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, छोटा बनेगा तथा सीधा बनेगा। यानी कि अवतल लेंस में जब वस्तु को लेंस तथा अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस तथा F2 के बीच आभासी, छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कंडीशन होता है कि अवतल लेंस में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर बनता है। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि अगर वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ एक और पॉइंट है, क्या उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। आगे बताते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है, उसका उपयोग बताएंगे।
उसके बाद आवर्धन। कुछ और पॉइंट रह गए इसमें, आप लोग इसको नोट कीजिए, इसको भी नोट कराते हैं। आगे देखेंगे कि लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है, u क्या होता है, वस्तु दूरी होता है, और f क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। अगला देखेंगे आवर्धन। आवर्धन किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर होता है h डैश बटा h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या इसी को कहते हैं m बराबर प्लस माइनस v/u, यानी कि यहाँ एक प्लस दिखाता है, एक माइनस दिखा रहा है। क्या, आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। क्या दिखाता है, ऋणात्मक चिन्ह क्या दिखाएगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। जबकि m का धनात्मक मान क्या दिखाता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक है, आगे क्या है, लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, अर्थात p बराबर क्या होगा, 1/f। क्या मीटर में दिया हो रहा है, क्या है, यदि फोकस दूरी किस में हो, मीटर में दिया हो, यदि लिखेंगे इसको, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्या होगा, p बराबर 100/f होता है। 100 कहाँ से होगा, क्योंकि p बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसलिए 100/f होता है। f का मान भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेंसों का समायोजन यानी कि समतुल्य लेंस का क्षमता क्या होता है, यानी कि p बराबर होता है सभी लेंसों का योग, यानी कि p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी आगे जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है, प्रति मीटर, यानी कि प्रति मीटर होता है, और डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पास प्रकाश का अपवर्तन संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो इसको आप लोग एक शॉर्ट नोट्स के रूप में बना करके रिवीजन बार बार करते रहिएगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर, यानी कि पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाया था प्रकाश के प्रवर्तन, और यह है प्रकाश का अपवर्तन, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में जरूर लेकर आ रहे हैं आप लोग के सामने, और वो भी वीडियो बहुत ही धमाकेदार रूप से रहेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचेगा, कि हो सकता है ये वीडियो उनके भी काम का हो। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से नए अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद।